वाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट, तो जो राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे, क्यों डिफॉल्ट करते थे, यह अगला सवाल है। Company officials felt that a fixed revenue demand would give zamindars a sense of security and assured of returns on their investment। तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको लगा कि जब फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड करेंगे ना, जब इनका फिक्स कर देंगे रेवेन्यू, तो ये जमींदार को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा, कि जमींदारों को एक सुरक्षा कवच देगा, उनको लगेगा कि हाँ यार हमारा फिक्स है, इतना ही पैसा देना है, एंड एश्योर्ड ऑफ रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, और जमींदारों को लगेगा कि उनका एक रिटर्न्स जो आएगा, क्योंकि उनका जो कलेक्शन आएगा, और वो मतलब हमें सरकार को इतना ही देना है, कंपनी को इतना ही देना है, तो जो बाकी है वो सब मेरा है। जमींदार के पास एक ऐसा एश्योरेंस रहेगा कि मेरे पास कुछ रिटर्न आएगा हमारे इन्वेस्टमेंट में। सो ये क्या करेगा, वो इनको इंकरेज करेगा, वो प्रोत्साहित करेगा जमींदारों को कि वो अपने स्टेट को और ज़्यादा इंप्रूव करे, खेती को और ज़्यादा बढ़ाए, जिसके जितना ज़्यादा खेती बढ़ेगी उतना ज़्यादा उनको रेवेन्यू आएगा। बट सरकार कंपनी को तो उनको फिक्स रेवेन्यू देना है, तो अगर ज़्यादा रेवेन्यू आएगी तो जमींदार के पास ज़्यादा पैसा बचेगा। सो ये कंपनी को लगा कि ऐसा होने वाला है। सो इन द अर्ली डिकेड्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट, however, zamindars regularly failed to pay the revenue demand and unpaid balances accumulated। लेकिन होता क्या दोस्तों, होता उल्टा है। होता ऐसा है कि परमानेंट सेटलमेंट जब स्टार्ट में लाया गया, कुछ शुरुआत के जो उसके कुछ दशक थे, उसमें जमींदार रेगुलरली फेल कर गए रेवेन्यू पे करने के लिए, वो नहीं दे पाए, है ना, अदा करने में उनकी असफल रहे, और अनपेड बैलेंसेस, जो उनके बैलेंसेस थे, वो अरियर्स थे, वो एक्यूमुलेट हो गया, क्योंकि वो पैसा दे नहीं रहे थे, तो उनकी जो बकाया राशि थी, जो बकाया रकम था, वो बढ़ता चला गया। द रीजन्स फॉर दिस फेलियर वर वेरियस, है ना। तो ये जो जमींदारी की ये जो असफलता थे, इसके कई कारण थे। फर्स्ट, द इनिशियल डिमांड्स वेर वेरी हाई। This was because it was felt that if demand was fixed for all time to come, the company would never be able to claim a share of increased income from land when prices rose and cultivation expanded, है ना। तो बहुत सारे रीजंस थे असफलता का। जो पहला रीजन था कि जो डिमांड ही था, जो इनका इनिशियल डिमांड था, जो कंपनी ने मांगी रखी थी, वो बहुत ज़्यादा रख दी थी, डिमांड्स वर वेरी हाई। बहुत ये रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा इसको डिटेल में समझिएगा, इसलिए मैं थोड़ा इस चैप्टर को ना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में जाए, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो डिमांड ही बहुत हाई रख दिया कंपनी ने। कंपनी ने डिमांड क्यों हाई रखा था, कि उनको लगा, कंपनी को ऐसा लग रहा था कि डिमांड तो यार हम फिक्स कर रहे हैं फॉर सभी समय के लिए, तो अगर हम डिमांड फिक्स कर रहे हैं, तो कंपनी को अगर जब इनकम ज़्यादा होगा, जब लैंड से जब ज़्यादा खेती होगी, लालच है दोस्तों कि जब ज़्यादा खेती होगी तो हमको ज़्यादा पैसा तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि हमने तो फिक्स कर दिया, कंपनी सोच रही है कि भाई हमने तो फिक्स कर दिया। तो जब खेती ज़्यादा होगी, फसल ज़्यादा होगा, तो उससे जो ज़्यादा प्राइसेस आएंगे वो तो हमारे पास आएंगे नहीं, वो ज़मींदार के पास ही रह जाएंगे। तो उन्होंने इनिशियली ही बहुत हाई रख दिया कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, उन्होंने पहला ही डिमांड ही बहुत ज़्यादा रख दिया। कंपनी को था कि वुड नेवर बी एबल टू कंप्लेन ए शेयर ऑफ इंक्रीज्ड इनकम फ्रॉम लैंड व्हेन प्राइसेस रोज एंड कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। तो जब महंगाई बढ़ेगी, जब प्राइसेस बढ़ेंगे, सामान की चीज़ों का, फसल का दाम बढ़ेगा, और जो कल्टीवेशन एक्सपैंड होगा, जब ज़्यादा खेती होगी, तो जो ज़्यादा इनकम होगा वो कंपनी के पास आ नहीं पाएगा, वो जमींदार के पास ही रुक जाएगा, क्योंकि जमीन प्राइस तो फिक्स्ड है, कंपनी को तो फिक्स्ड प्राइस देना है, जो भी ज़्यादा आएगा वो जमींदार का। तो ये सोच के कंपनी ने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे फिक्स कर दिया, लालच, है ना दोस्तों। To minimize this anticipated loss, the company pegged the revenue demand high, arguing that the burden on zamindars would gradually decline as agriculture production expanded and price rose। तो उन्होंने इस कि उनको लॉस होगा, एंटिसिपेटेड लॉस, नोशनल लॉस, लॉस अभी है नहीं, बट वो सोच रहे हैं कि भाई हमको तो कम पैसा आएगा जब कल्टीवेशन ज़्यादा होगी। तो कंपनी ने जो रेवेन्यू डिमांड है वही बहुत हाई पेग कर दिया, उसने बहुत ज़्यादा ऊपर फिक्स कर दिया, है ना। सो ये और क्या आर्गूमेंट दिया कि जमींदार के ऊपर जो ये बर्डन है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे खेती और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी, एक्सपैंड होगी, तो जमींदारों के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बर्डन है पे करने का, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये कंपनी का इसमें निहित लालच दिखता है दोस्तों। सो सेकंड, दूसरा रीजन क्या था, दिस हाई डिमांड वाज इम्पोज्ड इन द 1790s, ए टाइम when the prices of agricultural produce were depressed, making it difficult for the ryots to pay their dues to the जमींदार। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, ये जो ऊंची मांग रखी गई थी, ये जो हाई डिमांड रखा गया था, ये कब रखा गया था, ये 1790s में रखा गया था, है ना।
1790 के दशक में लागू की थी। और उस दशक का प्रॉब्लम क्या था कि उस समय जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थी वो काफ़ी कम थी। कृषि की उपज की जो कीमतें थी वो काफ़ी नीचे आ गई थी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है ना, उनकी जो कीमतें थी वो उस समय डिप्रेस्ड थी, काफ़ी नीचे आ चुकी थी। तो ऑलरेडी प्राइस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइस नीचे था। तो इससे क्या हुआ कि जो रैयत से, रैयत को किसान को बोलते हैं ना, तो जो किसान थे, जो रैयत थे, उनके लिए जो राशि था, ये ड्यूज को चुका पाना मुश्किल था। डिफिकल्ट फॉर द रैयत टू पे देयर ड्यूज टू द जमींदार, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्राइस उस समय नीचे आ गया था। इफ द जमींदार कुड नॉट कलेक्ट द रेंट, हाउ कुड ही पे द कंपनी। अब जमींदार के पास ही पैसा नहीं आ रहा है, किसानों के पास ही पैसा नहीं आ रहा, रैयत के पास ही पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स का प्राइस, वैल्यू जो है, प्राइस है, वो कम हो चुका है। तो उनके पास पैसे कम आ रहे हैं। जब पैसे कम आ रहे हो, अपना खर्च भी चलाना है उनको, उनको टैक्सेस देना है, रेवेन्यू देना, तो रेवेन्यू दे नहीं पा रहे। अब वो जब जमींदार के पास ही रेवेन्यू नहीं आ रहा तो कंपनी को कैसे देंगे, ये प्रॉब्लम हो गई। थर्ड, तीसरा प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली, है ना। तो जो रेवेन्यू था, जो ये पैसा जमा करना था, जो राजस्व थी, वो इनवेरिएबल था, वो फिक्स्ड था। इसमें तो वेरिएबल था नहीं, कुछ फिक्स्ड था कि इतना देना ही देना है, रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट हो या ना, फसल हो या नहीं हो, इतना पैसा देना ही देना है, और वो भी पंक्चुअली, समय पे ही देना है, टू बी पेड पंक्चुअली। तो ये प्रॉब्लम हो गया, फसल हो नहीं रही है, पंक्चुअली देना है, समय पे पैसा देना है, फसल आए चाहे नहीं आए, तो कहाँ से पैसा आएगा भाई। In fact, according to the sunset law, if payment did not come in by sunset of the specified date, the zamindar was liable to be auctioned. जमींदारी was liable. So एक sunset law था, सूर्यास्त नियम थे, है ना। इसका इस नियम के तहत क्या था कि एक तारीख, एक खास तारीख दी जाती थी कि इस तारीख तक आपको जमींदारी जमा करना है, और अगर इस तारीख तक, उस सनसेट तक, अगर उस स्पेसिफाइड डेट के सनसेट तक पैसा नहीं आएगा, पेमेंट नहीं आएगा, तो उसकी जो जमींदारी है वो ऑक्शन की जा सकती है, वो लाइबल टू बी ऑक्शनड है ना, उसकी नीलामी की जा सकती है जमींदारी, किसी और को जमींदारी मिल सकती है नीलामी करके। तो आप देख रहे हो इसमें जो कंपनी थी उसकी कितनी ज़्यादा लालच है, ब्रिटिश कंपनी की। तो वो सुधारने के एम से, इंटेंट सुधारने के लालच, इंटेंट से आई थी कि इसमें सबका फायदा होगा, हम भी फायदा कमाएंगे, बट इतना ज़्यादा लालच हो जाएगा दोस्तों कहीं भी, तो चीज़ें गड़बड़ हो ही जाएगी। फोर्थ, द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रैयत एंड मैनेज हिज जमींदारी। तो पहले जो चौथा कारण था कि जो परमानेंट सेटलमेंट था, वो इनिशियली वो जमींदार के जो पावर्स थे, है ना, जो जमींदार के पावर थे कि रेंट कलेक्शन के लिए, वो लिमिटेड थे, है ना। उसने इनिशियली जो जमींदार को जो शक्तियां दे रखी थी, पावर दे रखी थी कि टू कलेक्ट द रेवेन्यू, लोगों से जो रेंट लेना है, रैयत से, किसानों से, और उसको जो जमींदारी मैनेज करना है, उसके लिए उसके पास जो पावर्स थे, है ना, शक्तियां थी, वो सीमित थी। सो द कंपनी हैड रिकॉग्नाइज्ड द जमींदार्स एज इंपॉर्टेंट, but it wanted a control and regulate them, subdue their authority and restrict their autonomy. तो कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने रिकॉग्नाइज तो किया, पहचाना कि हाँ जमींदार जो है वो इंपॉर्टेंट है, जमींदार बहुत महत्वपूर्ण है, बट क्या करती थी कंपनी, चाहती थी कि उनके ऊपर उनका कंट्रोल बना रहे, जमींदारों के ऊपर, और उसको वो नियंत्रित करे, रेगुलेट करे, है ना। सबड्यू देयर ऑथोरिटी, और उनकी जो ऑथोरिटी है उसको थोड़ा सा कम करना चाहती थी, एंड रेस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनॉमी, और उनकी जो स्वायत्ता थी, उनकी जो अपनी खुद के डिसीजन मेकिंग जो पावर्स थे, या खुद के उनके जो पावर्स थे, उसको वो थोड़ा सा कम करना चाहती थी, रेस्ट्रिक्ट करना चाहती थी। सो द जमींदार्स ट्रूप्स वेयर डिसबैंडेड, कस्टम ड्यूटीज अबॉलिश्ड, एंड देयर कचहरीज, कोर्ट्स ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कलेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। तो जो जमींदार थे उनको क्या हुआ, उनका बेसिकली उनके जो सैनिक होते थे, ट्रूप्स होते थे, उसको डिसबैंड कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। उनके पास कस्टम ड्यूटीज होती थी, वो खत्म कर दिया गया, एंड उनके कचहरीज होते थे, कोर्ट्स होते थे, है ना, लोकल कोर्ट्स, तो वो जो लोकल कोर्ट्स थे वो खत्म कर दिए गए, है ना। वो क्या कर दिए गए, वो कलेक्टर के अंदर ले आए, और वो कलेक्टर कैसा होगा, जब कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया एक ऑफिशियल होगा। तो जो कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया हुआ ऑफिशियल होगा, कलेक्टर होगा, उसके अंदर वो आ जाएगी उसकी कचहरी कोर्ट। सो जमींदार्स लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस। तो इससे हुआ क्या दोस्तों, जमींदार के पास जो लोकल कानून व्यवस्था, लोकल पुलिस और लोकल जस्टिस, लोकल जो न्याय देने की पावर थी, और जो लोकल पुलिस की पुलिसिंग पावर थी, ये दोनों खत्म हो गई।
अब जमींदार के पास पावर ही नहीं, ना पुलिस की पावर है ना जस्टिस की पावर है, अब ये पावर है ही नहीं, उनको रेंट लेना है, तो रेंट लेंगे कैसे भाई, रेंट देने वाला ही नहीं देगा। आई थिंक ब्रिटिशर्स को इंडियन माइंडसेट समझ में नहीं आया था दोस्तों। सो ओवर टाइम द कलेक्ट्रेट emerged एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ ऑथोरिटी, सेवेरली रेस्ट्रिक्टिंग व्हाट द जमींदार कुड। तो थोड़े समय में जो कलेक्ट्रेट है, जो समाहरणालय है ना, जो समाहर्ता का जो ऑफिस था, वो इमर्ज किया एज अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ ऑथोरिटी। वो एक नया सेंटर ऑफ ऑथोरिटी हुआ, है ना। जमींदार के पास से ऑथोरिटी खत्म होकर अब यहाँ पे आ गया, कलेक्ट्रेट में आ गया, एक विकल्प के रूप में आ गया, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो जमींदार थे, उनके जो जमींदारी थी, उनके जो पावर्स थे, उस पर काफ़ी लगाम लग गए, अंकुश लग गए। In one case, when a Raja failed to pay the revenue, a company official was speedily dispatched to his zamindari with explicit instructions to take charge of the district and to use the most effective means to destroy all the influence and authority of the Raja and his officers. तो एक क्या हुआ, एक बार का एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया दोस्तों कि एक बार एक राजा जो है वो रेवेन्यू पे करना फेल हो गया, वो नहीं दे पाया। तो क्या हुआ, कंपनी ने एक बहुत ही स्पीड तरीके से, बहुत तेजी तरीके से एक अपना एक ऑफिशियल भेजा, कंपनी ऑफिशियल भेजा स्पीडली, एंड उसको एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, उसको स्पष्ट रूप से आदेश दिए गए थे कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथों में ले लो, है ना। जिले का पूरा कार्यभार अपना, और राजा और उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार, उनके जो इन्फ्लुएंस है और जो अथॉरिटी है, प्राधिकार है, और जो इन्फ्लुएंस प्रभाव है राजा और उसके लोगों का, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, पूरा खत्म कर दो, ठीक है। और इसके लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ, टू टेक चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड टू यूज मोस्ट इफेक्टिव मीन्स। तो बेसिकली जमींदार के पावर्स को पूरी तरह से नलीफाई कर दिया गया। सो एट द टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन, एन ऑफिसर ऑफ जमींदार, यूजुअली द अमला, केम अराउंड टू द विलेज, है ना। तो राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता था, अमला आता था। बट रेंट कलेक्शन वाज ए पेरेनियल प्रॉब्लम, है ना। लेकिन जो राजस्व संग्रहण था वो एक हमेशा का प्रॉब्लम था, है ना, परिवार्षिक प्रॉब्लम था, परमानेंट प्रॉब्लम था। समटाइम्स बैड हार्वेस्ट एंड लो प्राइसेस मेड द पेमेंट ऑफ ड्यूज डिफिकल्ट फॉर द रैयत। और कभी कभी जो फसल खराब हो जाती थी, लो प्राइसेस होते थे, दाम गिर जाती थी, इस कारण से उनके पास वो जो पेमेंट ड्यूज होता था रैयत को, दे नहीं पाते थे। एट अदर टाइम्स रैयत डेलिबरेटली डिलेड द पेमेंट। और कभी कभी जो रैयत से वो जानबूझकर डेलिबरेटली डिले कर देते थे पेमेंट्स। Rich rayats and village headmen, जोटेदार्स एंड मंडल्स were only too happy to see the जमींदार in trouble। और जो थोड़े रईस किस्म के, थोड़े जो रिच थे, अमीर किस्म के जो किसान थे, रैयत थे, है ना, या जो गांव के जो हेड हुआ करते थे, है ना, तो जिनको जोटेदार्स और मंडल्स कहा जाता है ना, तो ये लोग जो थे, गांव के मुखिया और जो धनवान रैयत थे, ये जो जमींदार को परेशानी में देख कर कि जमींदार फंसा हुआ है भाई, वो पैसे ले नहीं पा रहा और कंपनी उससे मांग रही है, तो वो जमींदार को ऐसे फंसे हुए देख के जमींदार की हालत पे उनको मजा आता था, है ना दोस्तों, इंडियन मेंटेलिटी। सो द जमींदार कुड देयरफॉर नॉट इजिली असर्ट हिज पावर ओवर देम। तो जो जमींदार थे वो अपना पावर असर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास ना पुलिस की पावर थी ना जस्टिस का पावर था, तो वो अपना पावर असर्ट नहीं कर सकते थे। तो जमींदार कुड परसिक्यूट डिफॉल्टर्स बट द जुडिशियल प्रोसेस वाज लॉन्ग ड्रॉन। तो जो जमींदार थे वो उनको, जो डिफॉल्टर थे, उनको उस पर मुकदमा चला सकते थे, उनको कोर्ट में ले जा सकते थे। बट यार कानून तो भाई जब तक रिजल्ट आएगा तब तक तो जमींदारी गई। तो जमींदार उनको प्रोसिक्यूट तो कर सकते थे, बट जुडिशियल प्रोसेस बहुत लंबा था दोस्तों। So in Bardhaman alone there were over 30,000 pending suits for arrears of rent payment in 1798। तो सोच लो दोस्तों, 1798 की बात कर रहे हैं, उस जमाने में 30,000 पेंडिंग केसेस थे सिर्फ बर्धमान में, सिर्फ बर्धमान में 30,000 पेंडिंग केसेस थे, सिर्फ एरियर्स पेमेंट नहीं हुए हैं उसके, 1798 की बात कर रही है। तो ये तो हालत हो गई थी दोस्तों। तो ये टॉपिक को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ।